ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर हमारा चल रहा था एंड लास्ट एग्जांपल 60 की एडजस्टमेंट्स जो है वो हमारी कंप्लीट हुई थी। ठीक है, इसके एडजस्टमेंट्स के जो इफेक्ट है वो मैंने आपको बताए थे। अभी इसके जो मैं ऐसे बोल सकता हूँ नॉन एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज हैं वो करना है एंड ऑब्वियसली हमारी जो बैलेंसिंग है वो बाकी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड। जिसकी जिसकी भी नोट दी हुई है आप हमेशा उसको नोट में से सॉल्व करोगे। जिसकी नोट नहीं दी हुई है उसको आप बैलेंस शीट के फॉर्मेट में से सॉल्व करोगे। शेयर कैपिटल में नोट नहीं है। ठीक है, शेयर कैपिटल की 50,000 वैल्यू बढ़ गई पर उसका इफेक्ट जो है वो हम कर चुके हैं। ठीक है, ये रहा उसका इफेक्ट जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। 2 मिनट को बाकी है मेरा करना, तो ओके मैं कर देता हूँ। 50,000 रुपीज की जो हमारी शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ गई है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इशू ऑफ शेयर कैपिटल। चलो मैंने अभी कर दिया, मेरे को लगा मैंने शायद कर दिया। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इसकी वैल्यू जो है पहले थी 3 लाख। ये रही इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू पहले थी 3 लाख, अभी हो गई है 3,50,000। तो इसकी वैल्यू 50,000 रुपीज इंक्रीज हो गई। हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल 50,000 वहां पे प्लस होगा। अच्छा, इसके बाद दूसरा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस हम सॉल्व कर चुके हैं, ये रहा। उस पर कैपिटल रिजर्व था, उसका उसकी पूरी एडजस्टमेंट थी जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी। उसके बाद था जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व की जो वैल्यू बढ़ गई है वो हमने यहाँ पे नीचे वर्किंग नोट्स में ऐड कर दी थी। ये ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, वो हो चुका था। इसके बाद दूसरा यहाँ पे सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है। इसका ओपनिंग बैलेंस है 30 एंड क्लोजिंग है 35। ये हमारा बाकी है। ओपनिंग बैलेंस है 30,000 एंड क्लोजिंग है 35,000। तो इसमें से ये माइनस होगा तो बाकी बैलेंस जो आएगा वो आएगा 5,000 रुपीज। इसमें मैं माइनस की साइन डाल देता हूँ। चलो ये भी हो गया। इसके बाद आगे आपको नीचे नॉन करंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपको दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 12% डिबेंचर्स। ठीक है, 12% डिबेंचर्स की एडजस्टमेंट जो है वो हमारी हो चुकी है। ठीक है, डिबेंचर्स ये रहा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, इसकी पूरी एडजस्टमेंट हमने सॉल्व की थी। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे बैंक लोन आपको दिया हुआ है। बैंक लोन की वैल्यू पहले थी 25,000, अभी हो गई 15,000। बैंक लोन की वैल्यू 10,000 रुपीज कम हो गई। 10,000 रुपीज कम हो गई मतलब हमने 10,000 रुपीज बैंक लोन पे किया होगा। तो हमारी एक तरीके से इन फाइनेंशिंग एक्टिविटीज में मैं यहाँ पे लिखूंगा बैंक लोन पेड 10,000। ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा आउटफ्लो में, हमने बैंक लोन पे किया। इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ट्रेड पेएबल्स। ठीक है, ट्रेड पेएबल्स में कोई भी नोट वगैरह नहीं दी हुई है। तो ट्रेड पेएबल्स की वैल्यू जो है पहले थी 60,000, अभी हो गई 1,65,000। 1,65,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो 1,05,000 ट्रेड पेएबल्स की वैल्यू बढ़ गई है। ओके, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएंगे, ट्रेड पेएबल्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, करंट लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रेड पेएबल्स एंड उसके अंदर हमारी जो वैल्यू है वो 1,05,000 रुपीज इंक्रीज हो गई तो वो हम प्लस करेंगे। नीचे आपको उसके बाद दिया हुआ है एसेट्स। एसेट्स पे सबसे पहले आपको दिया हुआ है प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल एसेट आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इसका हमने अकाउंट शायद बनाया था, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ये रहा। ठीक है, इसका पूरा अकाउंट अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना के इसके इफेक्ट्स जो है वो हमारे हो चुके थे। मैं पूरा स्क्रॉल करूंगा एट द एंड जब कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है उसका शायद अकाउंट हमने बनाया था। ये रहा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसकी सेल वगैरह की भी हमने एंट्री जो है वो की थी। अच्छा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद यहाँ पे नीचे आपको दिया हुआ है करंट इन्वेस्टमेंट। इसमें आपको दिया हुआ है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की जो वैल्यू है पहले थी 30, अभी हो गई 52। तो 52,000 माइनस 30,000 ये होता है 22,000। करंट एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हम माइनस करते हैं। ठीक है, करंट एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, मैं आप लिखूंगा इन्वेंट्रीज एंड इन्वेंट्रीज की वैल्यू जो है वो बढ़ गई। मैं एक बार वापस से चेक कर लेता हूँ, अमाउंट मेरे को देखनी पड़ेगी। ओके, ये रहा 22,000।
22,000 जो है वो मैं यहाँ पे माइनस करूंगा। चलो ये हो गया। इसके बाद बस 2-3 पॉइंट्स और बाकी। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू 40,000 रुपीज इंक्रीज हो गई। पहले थी 40,000, अभी 60,000। 40,000 रुपीज जो है इंक्रीज हो गया। अच्छा, 20,000 रुपीज इंक्रीज हो गया। पहले 40 था, अभी 60 है, मेरी मिस्टेक। 20,000 रुपीज इंक्रीज हो गया। तो जो इंक्रीज हुआ है वो भी हम यहाँ पे आके माइनस करेंगे। वापस से वही करंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम माइनस करेंगे। यहाँ पे लिखूंगा ट्रेड रिसीवेबल 20,000 माइनस। चलो ये भी हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हमारा फाइनल आंसर होता है। ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है इसकी ओपनिंग वाली वैल्यू 1,15,000 है। 1,15,000 जो है वो हम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा 1,15,000 एंड जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो हमारा फाइनल आंसर होता है। नॉर्मली एग्जाम्स में इसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अभी तो आपको दिया हुआ है, पर एग्जाम्स में क्योंकि ये वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है 1,18,000, तो बहुत बार ऐसे होता है इसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्योंकि ये फाइनल आंसर है। आप पहले से ही लिख सकते हो 1,18,000, मतलब आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि ये आपका आंसर आना है। ठीक है, 1,18,000 तो बहुत बार क्वेश्चन में नहीं देते। ठीक है, पर आपका आए नहीं आए, आपको मेरी सजेशन अगर आप मानो तो आप पहले से ही लिख देना चाहिए, क्योंकि टिक्स पे मार्क्स होते हैं। जितने आपके ज्यादा टिक्स होंगे उतने आपको अकाउंट्स पे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब ऑब्वियसली ये रियलिटी है, चेकिंग इस तरीके से होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे जितनी अमाउंट्स होंगी, ठीक है, जितनी अमाउंट्स होंगी उस अमाउंट्स को डिवाइड किया जाता है। ये 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का सम है अगर, ओके, तो उसको डिवाइड किया जाता है। सपोज करो 6 मार्क्स का सम है, इसमें 20 टिक्स हैं या 25 अमाउंट्स हैं, तो हर एक टिक पे 0.24 या 25 मार्क्स होंगे, तो उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो पहले से आंसर लिख दो आप, वो जो 0.25 मार्क्स मिले आपको। अब उसके बाद ये सम जो है वो खत्म हो गया और कोई भी अमाउंट इसमें बाकी नहीं है। अब इसको बैलेंसिंग करना है, बैलेंसिंग करना बाकी है। नीचे वर्किंग नोट को सबसे पहले मैं टैली कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये 5,000 बैलेंस, उसमें ये 3 अमाउंट्स हम प्लस करेंगे, 13,000, 15,000 एंड 45,000। इसकी अमाउंट आ रही है 78,000 रुपीज। 78,000 जो है वो हम यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड में। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 2 मिनट को मैंने यहाँ पे माइनस की साइन लगाई। ओके, अब सही है। तो अब सबसे पहले ये 25,000 में 9,600 प्लस करेंगे और उसमें से 7,000 माइनस करेंगे, तो प्लस माइनस करने के बाद ये आ रहा है 27,600। अब हाँ, अब यहाँ पे 78,000 में से 27,600 जो है वो हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है 1,05,600। फिर प्लस में एक ही अमाउंट है, माइनस में 2 अमाउंट्स है, तो यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। 1,05,000 में 2 अमाउंट्स माइनस, तो इसका आंसर आ रहा है 63,000। अब 63,000 एंड ये जो हमारा 1,05,600 आया वो प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये आ रहा है 1,68,000। 1,68,000 में से ये 15,000 जो है वो मैं माइनस करूंगा, तो 1,53,600 जो है वो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे आ जाते हैं। प्लस में 2 ही अमाउंट्स हैं और माइनस में एक ही अमाउंट है, माइनस 1,40,000। प्लस माइनस करके यहाँ पे लिखें अगर, तो 24,000 में से 1,40,000 माइनस, तो यहाँ पे आ रहा है 1,16,000 माइनस में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस में एक अमाउंट है, यहाँ पे भी माइनस में बहुत सारी अमाउंट्स हैं। ठीक है, माइनस में ये सारी अमाउंट्स हैं। ओके, हाँ, अब 50,000 में से 84,600 माइनस करेंगे, तो ये हमारा माइनस में आ रहा है 34,600। अब तीनों के जो आंसर्स हैं उसे प्लस, तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर एंड फिर जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसका भी आंसर, तो ये आ रहा है 3,000 रुपीज। हाँ, अब 1,15,000 प्लस 3,000 करके हमारा 1,18,000 आना चाहिए, जो कि आ रहा है, मतलब सम एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अब मैं एक बार पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ आंसर, पूरा आंसर मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, पॉज करके लिखते रहना।
ये एग्जाम्पल नंबर 60 है, ये इसका क्वेश्चन। मैं पहले पूरा मेन आंसर स्क्रॉल कर देता हूँ, फिर वर्किंग नोट स्क्रॉल करूंगा। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पॉज करके लिखते जाओ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया, इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, उसके नीचे ये हमारी जो हर बार कैलकुलेशन होती है लॉन्ग सम में। अभी वर्किंग नोट्स, सबसे पहले ये वाला वर्किंग नोट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद ये तीन हमारे वर्किंग नोट्स, मशीन अकाउंट, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसके साइड में उसकी कैलकुलेशन वगैरह भी लिखी है मैंने। और उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, पर इसमें जो न्यू रूल था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टैक्स पेड की अमाउंट दी हुई थी, ना ओपनिंग बैलेंस ना क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था, तो हमने ऐसा अज्यूम किया था कि जो टैक्स पेड है वही टैक्स मेड भी है। ठीक है, ओके। हाँ, इसके बाद ऊपर भी शायद 2-3 लाइन्स मैंने लिखी, नहीं चाहिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये भी लिख लो अगर लिखना है तो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 60 था। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।